वस्तुतः आज का कार्यक्रम एक बहस को छेड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था। 2003 में जब हम चुनाव में जा रहे थे तो हमने हमारे बैकड्रॉप पे लिखा था, विकास के लिए विजय का संकल्प। इसके पहले जो सदी थी, उस पूरी सदी के अंदर चुनाव ये नारों, जुमलों और वादों और वादा खिलाफियों का एक पूरा युग है। इसकी धारा को बदलने की आवश्यकता है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, एक ग्राम पंचायत से लेकर के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पीएमओ तक, अगर व्यक्ति का मूल्यांकन होना है, व्यवस्था का मूल्यांकन हो रहा है, सरकार का मूल्यांकन होना है, तो उस मूल्यांकन का केंद्र परफॉर्मेंस होना चाहिए। और परफॉर्मेंस भी, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में गुड गवर्नेंस कहते हैं और हिंदी में हम अच्छी सरकार कहते हैं, क्योंकि सारी सरकारें लोगों के पैसे से चलती हैं, वो घर के लाए गए पैसे से भी चलती है। इसलिए हर व्यक्ति का जो प्रशासन और शासन का हिस्सा है, उसका ये परम कर्तव्य है कि वो अपने अंदर, अपने द्वारा, अपने माध्यम से होने वाले पैसे का, संसाधनों का, व्यक्तियों का जब उपयोग करे तो वह लोक कल्याण के लिए करे। इसलिए आने वाले 30-40 मिनट में हम लोग शिवाजी और आज की सरकारें और इन सब के लिए गुड गवर्नेंस का क्या माना, उसमें बिताएंगे। हम सब लोगों ने शिवाजी का जो चरित्र देखा है, वो आश्चर्यजनक रूप से मित्रों, शिवाजी 36 साल सार्वजनिक जीवन में रहे। वे 14 साल की उम्र के अंदर छोटी सी जागीर का नेतृत्व उन्होंने संभाला। 50 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। वो 36 साल सार्वजनिक जीवन में रहे। लेकिन हम लोग जिस शिवाजी को जानते हैं, वो युद्ध करने वाले, आक्रमण, घात प्रतिघात करने वाले और मुहिम चलाने वाले शिवाजी को ही जानते हैं। और आज मैं उनमें से किसी भी शिवाजी से आपका परिचय नहीं कराने वाला, क्योंकि 36 साल में से जब काल की गणना की गई कि वो आगरा गए तो उसमें इतना समय लगा, दक्षिण विजय में गए तो 3 महीने 12 दिन लगे, इतना लगा, तो 36 साल में से कुल समय जो इस काम में लगाया है उन्होंने युद्धों के अंदर और द्वंद्वों के अंदर, वो केवल 6 साल है। बाकी के 30 साल उन्होंने केवल और केवल सरकार चलाई है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हमारे सामने जो चेहरा, शिवाजी का चेहरा आता है, वो 6 साल वाला चेहरा आता है। 30 साल वाले चेहरे की कोई चर्चा हुई ही नहीं, कोई बात की ही नहीं गई। और 30 साल तक वो व्यक्ति केवल और केवल एक ही काम करते थे, गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ नहीं किया, बस इतने। 6 साल के अंदर कोई 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं जाऊंगा, 30 साल के अंदर हम घूमते रहेंगे। मित्रों, अच्छी सरकारों के लिए भारत के अंदर, हमारे इतिहास में अगर हम जाते हैं तो कई माना। सबसे पहले महाभारत के अंदर अगर हम शांति पर्व पढ़ते हैं तो भीष्म शांति पर्व के अंदर कहते हैं कि राजा के लक्षण क्या होना चाहिए, मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए, कर्मचारी कैसे होना चाहिए, और उसको लेकर के पूरा एक खंड है जिसको हमने शांति पर्व कहा है। लेकिन उसमें भी डिटेल नहीं है। उसके पहले राम राज्य की कल्पना है, लेकिन राम राज्य में न्याय है, बाकी सब कुछ है, लेकिन उसका डिटेल नहीं है, कहीं नहीं। महाभारत से चल करके जब हम और आगे बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त के समय में और चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी
जो टोटली राजनीतिक पुस्तक है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चाणक्य ने उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा है, क्योंकि अर्थ से ही दुनिया चलती है। उसके अंदर थोड़ा सा विस्तृत वर्णन है। विजयनगर साम्राज्य के अंदर अच्छे शासक, अच्छी व्यवस्था, अच्छा क्षेत्र, इन सब की बातें हैं। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के लिए भी है। लेकिन शिवाजी के संबंध में जो जो कुछ वर्णन उपलब्ध है वो मित्रों संदर्भ सहित है। ब्रिटिश आर्काइव, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, आज भी वो कागज उपलब्ध है। और हमारे देश के अंदर एक बड़ी मजे की बात है कि कोई बात अगर अंग्रेजी में कही जाए तो हमको लगती है सच्ची, हिंदी में बोलो तो लगती है कि नहीं गड़बड़, उड़िया में बोलो तो लगता है कि गलत भी हो सकती है, अंग्रेजी में बोला नहीं तो साफ में बोला। और अंग्रेजों ने लिखा है इसका मतलब है सही लिखा है। और मेरे लिए इस पुस्तक को लिखते हुए महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे लेखक है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे निवेदन है कि इसमें कोई भी कथा मत चलना। जैसे ये जो कथा है ना कि एक झोपड़ी में शिवाजी भोजन करने गए तो उसने घी डाला तो उन्होंने कहा अरे ऐसे गड्ढा कर ले, ये काल्पनिक है। बाबा साहब पुरंदर कहते हैं कि ऐसा कोई वर्णन है ही, लेकिन अब कथा है, चल रही है, चल रही है। तो मेरे लिए आवश्यक था कि उस सारी चीज़ों को संदर्भों के साथ कहूँ। जो कुछ कह रहा हूँ वो सब विश्व के किसी न किसी आर्काइव में, किसी न किसी लाइब्रेरी में मूल दस्तावेज के साथ उपलब्ध है। और चूंकि उस समय के यात्रियों, सेनापतियों, प्रशासनिक अधिकारियों और अलग अलग जो लोग आए, ये अच्छी बात यूरोप के लोगों में थी कि वो जो कुछ करते थे उसको रोज शाम को लिखते थे। लिखने की ये जो आदत है, ये बहुत सुंदर आदत उन लोगों के अंदर है। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हम लोगों में ये बिल्कुल आदत नहीं। हम कितनी बड़ी यात्रा करके आएंगे तो यात्रा का वर्णन नहीं लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने लिखा, डच ने लिखा, पोर्टुगीज ने लिखा, और वो लिखा हुआ आज भी उपलब्ध है। और वो जो लिखा है उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है, कितनी बारीक बात लिखी है। शिवाजी एक समय भोजन करते थे, ये किसी डच ने लिखा है, दोनों समय भोजन नहीं करते। शिवाजी एक समय भोजन करते थे, सादा भोजन करते थे और हल्का भोजन। ये बात एक विदेशी लिख रहा है अपनी डायरी के अंदर। वे प्रतिदिन 80 से 100 किलोमीटर की घोड़े के पीठ पे यात्रा करते थे, ये डच लिखा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि असंदर्भित उसमें से कुछ भी नहीं है। सारी चीजें संदर्भों के साथ आपके समक्ष रखने का प्रयत्न मैं करूंगा। और क्यों कि आने वाले समय में इस देश को बनाने की इच्छा जिस किसी के मन में हो, व्यक्तियों का समूह, संस्था या संगठन को, उसके लिए कंपास बॉक्स चाहिए, उसे लिए ब्लूप्रिंट चाहिए। ब्लूप्रिंट के आधार पर वो बना सकता है कि देश आगे कैसे चलेगा। हाँ, उसके अंदर 350 साल पुराने कंपास बॉक्स के मूल सिद्धांत रहेंगे, लेकिन युगानुकूल परिवर्तन उसमें होगा। आज आईटी जुड़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग पैमाने जुड़ गए हैं, बाकी सारी चीज़ें जुड़ गई है। उन सारी चीज़ों को जोड़ करके हम एक नया खाका तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन व्यवस्थात्मक आज़ादी अभी भी बाकी। हम पॉलिटिकली तो आज़ाद हुए, हम राजनीतिक दृष्टि से तो आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी हमारी सारी व्यवस्था, प्रशासन, लैंड रिकॉर्ड, एजुकेशन, मिलिट्री, डिफेंस, सारा आप नाम लीजिए एक तरफ से, सारे पैरामीटर्स विदेशी। आज भी केवल इतना करिए कि एक कलेक्टर जो भारतीय है उसको हटा करके अंग्रेज बिठा दीजिए, नीचे की सिस्टम सारी है। वो 350 से ज़्यादा समितियों का अध्यक्ष है, रोज एक की बैठक करे तो भी दिन कम पड़ जाएगा। तो पब्लिक कब करेगा, वो बाकी सारे काम कब करेगा। लेकिन चूंकि पहले गोरे लड़के आते थे, वो 250-300 की संख्या में रहते थे, एक एक जिले में एक एक हेड बनाना पड़ता था उन्होंने। तो वो जो कुछ हुआ अपनी जगह ठीक है, लेकिन नया भारत बनाना है। अगर हमें भारत की कोई संकल्पना खड़ी करना है कि हमारा भारत कैसा होगा, स्वदेशी भारत कैसा होगा, भारत की मिट्टी और भारत की सुगंध से बना हुआ। जब चाइना अपनी मिट्टी से बन सकता है, जापान बन सकता है, इजराइल बन सकता है, जर्मनी बन सकता है, फ्रांस बन सकता है, तो भारत क्यों नहीं बन सकता।
लेकिन मित्रों, कॉलोनियल जितने कंट्रीज रहे हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और छोटे मोटे एक दो दूसरे टापू जैसे देश, इन सब देशों के अंदर अभी भी अंग्रेजी मानसिकता का प्रभाव है। अभी भी लगता है कि किसी गोरे ने कुछ बोला तो बहुत अच्छा है, ब्लैक्स ने कुछ बोला तो अच्छा है। और धीरे धीरे हमें इसमें से बाहर आना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें इस व्यवस्था को कहीं न कहीं दूर करना पड़ेगा। और इसलिए ये वैचारिक आंदोलन जो खड़ा किया गया है, ये इसी उद्देश्य से खड़ा किया है। हर नेता का ये परम कर्तव्य है कि वह स्वप्न देखे। रत्नाकर पंडित नाम के राजस्थान के एक कवि हो गए हैं, उन्होंने शिवाजी के लिए कहा है, दिल्ली द्रपद लिप्सव, दिल्ली में स्वराज्य की स्थापना करने का स्वप्न देखने वाला मानवेंद्र अर्थात शिवाजी। एक ही सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस ही, एक वाक्य है। उस एक वाक्य में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में स्वराज्य की स्थापना करने का स्वप्न देखने वाला जो मानवेंद्र है वो शिवाजी, उनकी उपमा देते हुए कहा। और मैंने जो पुस्तक लिखी है उसमें बाबा साहब पुरंदरे ने इसको उद्धृत किया। मुझे नहीं मालूम था रत्नाकर पंडित ने ये बात कही, उसने स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद जब उसे दुनिया को बताया तो वो तब में और आज में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। शिवाजी से लोगों ने कहा कि महाराज ये स्वराज्य किसकी कल्पना है? तो शिवाजी ने कहा स्वराज्य ये तो श्री की कल्पना है, श्री की इच्छा। उन्होंने कहा ये ईश्वर की इच्छा है कि इस धरती पर स्वराज्य होना चाहिए, हिंदू पद पातशाही होना चाहिए। उन्होंने कहा ये स्वराज्य की कल्पना जो है ये मेरी नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है और मैं उस ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहा हूँ। एक तरफ नायक ये कहता है और दूसरी तरफ नायक छोटी मोटी योजनाएं कार्यक्रमों के ऊपर अपना लेवल लगाते फिरते हैं और कहते हैं कि ये मैंने खड़ा किया, ये मैंने खड़ा किया, ये मेरी कल्पना है। दैट इज ए गुड गवर्नेंस, दिस इज बैड गवर्नेंस। मैं पार्टी, व्यक्ति, व्यवस्था से ऊपर उठ करके आज बात करने वाला हूं। ये गुड गवर्नेंस है जो कहती है कि ये मेरी इच्छा है, ये श्री की इच्छा है। और छोटा और अदना नेता कहता है ये मैंने खड़ा किया। क्या होगा? एक सेकंड में अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर सांस अंदर। मुझे बताइए, आपको मालूम है इस देश का शिक्षा मंत्री 20 साल पहले कौन था? बताइए। कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि इस देश का शिक्षा मंत्री कौन है। क्यों? चाहे वो देश का हो या प्रदेश का हो, या वो उड़ीसा का हो या हिमाचल का, वो इसलिए क्योंकि वो नाम याद रखने लायक नहीं है। और समाज कभी भी ऐसे नामों को याद रखेगा। समाज कभी भी तुकाराम को याद रखेगा, रैदास को याद रखेगा, मीरा को याद रखता है, लेकिन कभी भी किसी पावर सेंटर को याद नहीं रखता, क्योंकि समाज मानता है कि ये गुड गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। और जब गुड गवर्नेंस होता है तो अहिल्याबाई जैसा होता है, क्या आज 300 साल बाद में भी लोग याद करते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल है गुड गवर्नेंस की। कोई कम राजा हुए, होलकर परंपरा में कम राजा हुए, 50 साल पहले, 100 साल पहले होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, किसी का भी नाम कोई बता दे। क्यों एक नाम 300 साल बाद में भी आ रहा है और स्मृति में खड़ा हो रहा है? पूरे देश में चले जाइए, रामेश्वरम जाइए, सोमनाथ जाइए, बद्री केदार जाइए, आपको अहिल्या जी के पद चिन्ह सब जगह मिलते हैं, बिकॉज इट वॉज गुड गवर्नेंस। मित्रों, राजनेता ने गुड गवर्नेंस के लिए जीना चाहिए और गुड गवर्नेंस देते देते इस संसार से चले जाना चाहिए, ये उसका परम कर्तव्य है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाभारत के अंदर युद्ध लड़ना और लड़ते लड़ते स्वर्गारोहण करना ये प्रत्येक क्षत्रिय का धर्म है, प्रत्येक राजनेता का धर्म है कि उसने अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के अंदर गुड गवर्नेंस को खड़ा करना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो राजसत्ता के अंदर उपलब्ध होने वाले संसाधनों को भोगते हैं और भोगते भोगते इस दुनिया से चले जाते हैं।
अगर वो सत्ता पे रहते हैं तो मुझे कम मिला है इसकी शिकायत करते हुए चले जाते हैं, अगर वो सत्ता से दूर चले जाते हैं तो मेरे साथ अन्याय हुआ ये रोते रोते चले जाते हैं, जाते रोते रोते वो हमेशा कंप्लेंट करता है कि ये कम है, ये कम है, ये कम है। उसको कुछ भी कर दो, सब कुछ दे दो, अंत में वो कहता है कि ये कम है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि मेरे लिए सेवा नहीं, ये मेरा परफॉर्मेंस और मेरे इसके लिए टाइटल था, मेरे को चाहिए। तो मित्रों, इस संबंध में विचार करने की जरूरत है। अच्छी और बुरी सरकारों का एक छोटा सा अंतर मैं आपको बताता हूँ। शिवाजी महाराज के काल में एक समय में 300 किलो के वो 300 दुर्गों के वो अधिपति थे। किसी भी एक दुर्ग का कोई भी किलेदार, दुर्गपति उनका रिश्तेदार नहीं था। मामा, भांजा, भतीजा, साला, बहनोई। और औरंगजेब के जितने दुर्ग थे और जितने राज्य थे, सारे के सारे राज्यों के जो अधिपति थे, जो उन्होंने क्षत्रप और प्रांताध्यक्ष बना रखे थे या किलों के किलेदार बना रखे थे, वो सब उसके रिश्तेदार थे। कोई साला था, कोई बहनोई था, शाइस्ता खान उसका साड़ू था, ससुर था। 300 किलो में से एक भी किले का रिश्तेदार, अधिपति, दुर्ग का अधिपति रिश्तेदार नहीं। और पूरे मुगल सेना के अंदर अगर आप तुर्क हैं और हनफी संप्रदाय को मानने वाले, औरंगजेब अपने आप को हनफी संप्रदाय का मानता था और तुर्क कहता था। 300 किलो का वो अधिपति गुड गवर्नेंस साइंस है, जहां आपको रिश्तेदार नहीं दिखते, वहां आपको अपने ही राज्य में से चुने हुए जाबाज लोग किलेदार के रूप में। ये गुड गवर्नेंस। और बैड गवर्नेंस क्या है? औरंगजेब बैड गवर्नेंस, सारे अंडे, बच्चे, कुनबे सबको काम में रखा। बस यही पैदा हुए इस दुनिया में किलेदार बनने के लिए, बाकी कोई किलेदार नहीं। क्यों भाई? प्रांताध्यक्ष बंगाल का गवर्नर क्यों नहीं बन सकता? कार्यकर्ता क्यों नहीं बन सकता? लेकिन महाराज ने कभी नहीं बना। किसी ने, मैं पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई मुझे बता दे कि इस छोटे से किले का किलेदार जो था वो उनका मामा था। मित्रों, अच्छी सरकारें रिश्तेदारों से नहीं चलती। अच्छी सरकारें मरने, खप जाने वाले, न बिकने वाले, जूझने वाले कार्यकर्ताओं से चलती है। लेकिन 15 अगस्त 1945 से एक ऐसा ट्रेंड सेट हो गया है, एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है इस देश की पॉलिटिकल पावर सेंटर्स लोगों ने, कि इस देश के अंदर सिस्टम ही बदल गई। हमने सामंतशाही से मुक्ति पाई तो हमने पॉलिटिकल सामंतशाही, एक डेमोक्रेटिक एम्पेरिज्म जिसको मैं बोलता हूं, कि प्रजातांत्रिक सामंतवाद खड़ा है। मित्रों, ये बैड गवर्नेंस है और ये बैड गवर्नेंस इस देश में से खत्म होना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग, जैसे फुटबॉल में होता है कि सेंटर लाइन से गेंद लेकर के जब 2 फॉरवर्ड 3 फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे होते हैं, एक सेंटर फॉरवर्ड दबदारी से आगे बढ़ रहा होता है, पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, गोल गोल गोल, तब गोल होने को होता है। भारत के इतिहास में जनता चिल्लाने लग गई, ये गोल गोल गोल, और गोल होने जा रहा है। और ये गोल गुड गवर्नेंस के लिए होने जा रहा है। किसी को अपने लिए कुर्ता नहीं सिलाना, किसी को अपने लिए कोई शासन नहीं चाहिए, किसी को अपने बच्चे के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, साले के लिए, बहनों के लिए कुछ नहीं चाहिए। बस तेरा वैभव अमर रहेगा, बस इतना चाहिए, उसके लिए हम खड़े हैं। मित्रों, समय बीत रहा है, लेकिन यह समय एसी में बैठकर और ड्राइंग रूम में बैठ करके खत्म नहीं होने वाला। इसके लिए सब लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए सब लोगों को काम में लगना पड़ेगा, इसलिए सब लोगों को चलना पड़ेगा। सारे राज्य का जो केंद्र होता है फाइनेंस, जो वित्त होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुड गवर्नेंस कैसा और बैड गवर्नेंस कैसा। भारत सरकार के 2009 और 10 के बजट में 16,110.40 करोड़ रुपए सस्पेंस और मिसलेनियस अकाउंट्स के अंदर दर्शाए गए। कितने?
16,110.40 करोड़। 52 प्रविष्टियां एडवर्स बैलेंस की पड़ी हुई है, उसमें से 10 प्रविष्टियां पिछले 10 वर्षों से रिवर्स एंट्री की निराकरण के अभाव में पड़ी हुई है। जो वित्त को जानते हैं वो